गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12 का न्यू चैप्टर सब्जेक्ट केमिस्ट्री में स्टार्ट कर रहे हैं। दैट इज द चैप्टर 7 एंड इट इज अ लेक्चर 1। चैप्टर 7 क्या है? हमारा पी ब्लॉक है। पी ब्लॉक, ठीक है। देखिए ये थ्योरेटिकल चैप्टर है। अभी तक आई थिंक आपने सॉल्यूशन के सारे क्वेश्चन आंसर्स कर लिए होंगे। मैंने दो क्वेश्चन भेजे थे, गुंजन ने तो मुझे तुरंत भेज दिया था सॉल्व करके, ठीक है। आप लोगों ने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर लिए होंगे, नहीं किए हैं तो मैं आपको फिर से बता दूं। आप ये मत सोचना कि आपका कोर्स पूरा होगा, क्योंकि हमारे पास इस टाइम डबल लोड है कि हमने आपको, मैंने देखो कितने 4 चैप्टर पढ़ा दिए आपके, यानी फर्स्ट टर्म में आने का जो कोर्स है उसका 60% कोर्स करा दिया है। 60 क्या बल्कि 70 मान लो आप। कितने चैप्टर आ रहे हैं? कौन कौन से चैप्टर हैं? फर्स्ट चैप्टर आ रहा है, सेकंड चैप्टर आ रहा है, 10th आ रहा है, 11th आ रहा है, 7th आ रहा है और आई थिंक 14th आ रहा है। 10th 11th 12th 14th आ रहा है। तो मैंने ये करा दिया, ये करा दिया, ये करा दिया, ये करा दिया। 4 चैप्टर करा दिए, 6 चैप्टर हैं। आप ऐसा मान लो 15 20 45 इस तरीके से। तो अब आपके 2 बच्चे हैं, इसमें से 7 चैप्टर जो है वो बिल्कुल थ्योरेटिकल है। तो आज हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। इसको मैं, देखिए इसमें ना बोर्ड पे सच समझाने की कुछ चीज़ें तो हैं, लेकिन वैसे मैं आपको, मैं नोट्स भेज दूंगी तो आप अपने नोट्स को और किताब को खोल के बैठेंगे, क्योंकि थ्योरी है तो एक एक लाइन के ऊपर क्वेश्चन बन रहा है इसमें, ठीक है। अब आप देखो, सबसे पहले पी ब्लॉक में आपने 11th में दो पढ़े थे, बोरोन फैमिली और कार्बन फैमिली। अब आपकी नाइट्रोजन फैमिली स्टार्ट होती है। तो नाइट्रोजन में क्या है? नाइट्रोजन फैमिली क्या है? 13, 14, 15 ग्रुप है। सबसे पहली बार 15 ग्रुप है। नाइट्रोजन में क्या है? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ऑर्गेनिक, एंटीमनी और बिस्मुथ। पहले तो आपको एलिमेंट्स लर्न होने चाहिए सारे के सारे, ठीक है। फिर अब आप देखो ये कौन से पीरियड में है? ये दूसरे पीरियड में, ये तीसरे पीरियड में, ये चौथे में है, ये 5वें में है, ये 6वें में है। तो आपको इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन सबका आना चाहिए। 1 मार्क का क्वेश्चन यही से बन जाता है। नाइट्रोजन का यदि 7 है तो इसका कितना होगा? इसका एटॉमिक नंबर कैसे निकालते हैं? 8, इसमें 8 जोड़ देंगे आप, 8 तो 15 आ जाएगा। इसमें आप कितना जोड़ेंगे बताइए? इसमें आप 18 जोड़ेंगे तो देखो कितना आ जाएगा? 8 5 13, 7 12 8 13 33, ठीक है। फिर आप कितना जोड़ेंगे? फिर 18 जोड़ेंगे, 8 3 11, 8 3 11, 3 4 और 1 5, 51, ठीक है, 51। और फिर कितना जोड़ेंगे आप? फिर जोड़ेंगे 32, तो कितना आ जाएगा? 2 और 1 3, 5 और 3 8। तो पहले तो आपको ये चीज़ आनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर आपको कोई भी, मान लो उसने कहा आर्सेनिक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होगा, तो अब आपको आर्सेनिक का ना तो नाम पता है ना ये पता है किस ग्रुप में है, किस पीरियड में है, तो आपको निकालना बहुत मुश्किल है, ठीक है। ये बिल्कुल टिप्स पर याद होना चाहिए। तो कैसे हो गया? आर्सेनिक का हो गया, ठीक है। ये चीज़ आपको बता रखी है, ठीक। फर्स्ट वाला जो एलिमेंट होता है इसमें तो होता ही नहीं है, यहाँ आगे होता है, वो मैंने आपको 11th में पढ़ा है। तो अब आप यहाँ पर देखो, जैसे नाइट्रोजन का निकालना है तो नाइट्रोजन का कॉन्फिगरेशन आप कैसे लिखोगे? हीलियम। नाइट्रोजन का कॉन्फिगरेशन कैसे है? हीलियम 2s2 2p3। समझ में आ गया? हीलियम 2s2 2p3। देखो 2 2 4 3 7, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा नियॉन 3s2 3p3। ये चीज आपको समझाई हुई है कि इधर से नोबल गैस को उठाना है, ऊपर वाले पीरियड की नोबल गैस को उठाना है, और फिर या फिर आपको यदि ऐसा दिक्कत आती है तो पहले आप उसका पूरा लिख के देख लो, 1s2 2s2 2p3। अब 1s2 को क्या लिख सकते हैं? हीलियम लिख सकते हैं। नोबल गैस को ही लिखना होता है, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। तो इस तरीके से आप देखेंगे टेबल 7.1, उसमें आपको सबका दे रखा है। यहाँ पर आपको क्या देखना है? ये तो आसान है। अब देखो, अब आपको ये एलिमेंट काउंट करके चलना है। यहाँ पर आप देखो हीलियम, नियॉन के बाद आर्गन है, आर्गन में 4s2 3p 4s2 4p3। ये तो सेम ही रहेगा, क्योंकि एक ग्रुप का कॉन्फिगरेशन सेम ही होता है। लेकिन आर्गन का 18 तो 20 और 3 23, जबकि यहाँ पर कितना है? यहाँ पर कितना है? 33। तो आपको ध्यान होना चाहिए यहाँ पर कौन आ जाते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट। तो अब आप क्या लिखोगे? 3d10। तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है? 4s2 4p3 तो रहेगा
जो आपका फोर्थ ग्रुप है, फोर्थ ग्रुप में आपके 3D एलिमेंट आ जाते हैं, तो यहाँ पर ये रहेगा। फिर आर्गन के बाद फिर आप क्रिप्टन, आर्गन क्रिप्टन, क्रिप्टन के बाद 4D10 5s2 5p3। देखो जरा, इसका होता है 36 प्लस 10 2 12 3 15, कितने हो गए? 6 5 11 3 4 5, तो सही है। तो ऐसे आपको एलिमेंट्स का निकालना आना चाहिए। समझ में आ गया? ठीक इसी तरीके से बिस्मिथ का देखिए। अब बिस्मिथ में क्या होगा? बिस्मिथ में देखो ऑर्बिट क्रिप्टॉन, इसके बाद आ गया जीनॉन। जीनॉन में 5D10, ठीक है, 5D10 6s2 6p3, यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अब आप देखो इसका क्रिप्टन, क्रिप्टन के बाद जीनॉन, जीनॉन का कितना होता है? 54 होता है। तो 54 और 10 64, 54 प्लस 10 प्लस 5, तो कितना हो गया? 9 और 69, जबकि इसका तो 83 है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन हमारा गलत आ रहा है। समझ में आ रहा है? तो गलत क्यों आ रहा है? क्योंकि आपको ये ध्यान रखना है कि फोर्थ में तो कौन आने लगता है? यहाँ पर 3D सीरीज आती है, यहाँ पर 4D सीरीज आती है, ठीक है, और यहाँ पर F एलिमेंट्स आ जाते हैं। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 5D10 से पहले क्या आ जाएगा? 4F आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 4F। क्लियर? अब 4F में कितने एलिमेंट्स भरे हुए होंगे? 14 भरे हुए होंगे। तो कितना हो गया टोटल? तो अब आप देखो 54 प्लस 14 प्लस 10 प्लस 2 प्लस 3, ठीक है। तो आप 3 2 5 और 4 9 16, अब आप देखो 54 हो गया, ठीक। D10 6s2 6p3, तो ये इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 83। इसको आप कैलकुलेट कर लेना। समझ में आ रहा है? तो ये तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया जो कि आपको आना चाहिए, ठीक। फिर इसके बाद देखो क्या है? नाइट्रोजन फॉस्फोरस, ये दोनों क्या है? ये दोनों नॉन मेटल है। सॉरी, हाँ, ये दोनों नॉन मेटल है, क्योंकि ये नॉन मेटल है। ये क्या है? ये मेटेलॉइड है। मेटेलॉइड जिनमें धातु उपधातु दोनों के, आर्सेनिक और एंटीमनी। और ये क्या है? मेटल है। इस तरीके से होती है ना टेबल, इस तरीके से बनी हुई होती है। आप देखो ऐसे बनी हुई है, ठीक। तो ये आपके क्या क्या हो गए। अब फिर इसके बाद आपसे वो यहाँ पर क्या पूछता है? कुछ ना कुछ वो आपसे सॉल्ट पूछेगा कि नाइट्रोजन के कौन कौन से। नाइट्रोजन का आपको पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन कैसी गैस, नाइट्रोजन क्या है? नाइट्रोजन, यदि नाइट्रोजन के बारे में बोलेंगे तो नाइट्रोजन एक इनर्ट गैस है। नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में कितनी मिलती है? 78% मिलती है, ठीक है। अब इनकी क्या कौन कौन से हमें अर्थ क्रस्ट पर हमें किस किस फॉर्म में मिलते हैं, आपको ये चीजें भी याद रखनी है। तो अब आप देखो किस किस फॉर्म में मिलते हैं? NaNO3, NaNO3, ठीक है, KNO3, Ca3PO4 का होल्ड वाइज। ये आपके कुछ बुक में दिए हुए हैं, मैं सारे बुक में से पढ़ा रही हूँ आपको, ठीक है। NaNO3 को क्या कहते हैं? चिली सॉल्ट पीटर। क्या कहते हैं? चिली सॉल्ट पीटर, चिली सॉल्ट पीटर, ठीक है। इसको बोलते हैं इंडियन सॉल्ट पीटर, इंडियन सॉल्ट पीटर, शोरा बोलते हैं इसको हिंदी में, शोरा, ठीक है। ये कैल्शियम फॉस्फेट है नेक्स्ट, ठीक है, इंडियन सॉल्ट पीटर। इसके बाद इसको हम बोलते हैं एपेटाइट। ये है एपेटाइट, फ्लोरेपेटाइट, ठीक है। ये एपेटाइट फैमिली का है। ये हमें कैल्शियम फॉस्फेट जो है वो दांतों के लिए, बच्चों की बोन्स के लिए काम में आता है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा, ये फॉस्फोरस की जो रॉक्स होती है, चट्टानें होती है, मैं किताबों में से देखकर पढ़ा रही हूँ, किताब खोलकर बैठे हैं आप, लाइन टू लाइन पढ़ते जाए, ठीक है। इस तरीके से ये हो गया। ये फॉस्फोरस जो है वो हमारी बॉडी, वैसे भी फॉस्फोरस इसमें भी है। तो फॉस्फोरस जो है नाइट्रोजन में इनर्ट गैस है, 78% है। फॉस्फोरस जो है टीथ, बोन्स, मिल्क, एग इनमें मिलता है ना। फिर तो ये इनका कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या है? NS2NP3 है जनरल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक। तो पी ब्लॉक का जनरल कॉन्फ़िगरेशन, पी ब्लॉक की बात नहीं कर रही हूँ मैं, कौन सी फैमिली की बात कर रही हूँ? 15th ग्रुप की फैमिली की बात कर रही हूँ। तो जो 15th ग्रुप है इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या है? इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन है NS2NP3, क्लियर? NS2NP3, ठीक। अब इसमें यदि हम आप, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हो गया। फिर उसके बाद आप देखिए इसमें क्या हो सकता है?
अब P3 है तो हमारे पास इस पूरे ग्रुप में दो कॉन्फ़िगरेशन आएंगे, एक P3 आएगा और एक P6 आएगा। P3 कैसा है, हाफ फिल्ड है, P6 कैसा है, कंप्लीटली फिल्ड है। तो P3 और P6, अब जैसे मान लो आपसे उसने पूछ लिया फॉर एग्जांपल, तो यहाँ तक समझ में आ रहा है P3 ये हाफ फिल्ड है, ये कंप्लीटली फिल्ड है, ये कॉन्फ़िगरेशन आएंगे, ठीक है। अब आपको पता है एक ग्रुप में यदि हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो क्या होगा, यदि हम रेडियस की बात करें तो रेडियस क्या होगी, बढ़ेगी। ऊपर से नीचे जाने पर रेडियस बढ़ेगी। रेडियस क्यों बढ़ेगी, क्योंकि क्या बढ़ रहा है, शेल बढ़ रहा है, ठीक है। ऊपर से नीचे जाने पर रेडियस बढ़ती है, ठीक है। लेकिन तो ऊपर से नीचे जाने पर जनरल कैरेक्टरिस्टिक ये है, लेकिन जब आप रेडियस की वैल्यूज को देखेंगे, आप देखिए रेडियस की वैल्यू दे रखी है उसने, आप टेबल में देखिए, टेबल 7.1 में 70 से 110, 121, 141। आप देखो आर्सेनिक से एंटीमनी के बीच में कितने का फर्क है, कम होता जा रहा है ये फर्क। एंटीमनी से आर्सेनिक टू बिस्मिथ, आर्सेनिक से लेकर जब बिस्मिथ में जाएंगे तो रेडियस जो बढ़ तो रही है बट जो डिफरेंस है वो बहुत कम है। यहाँ पर तो बहुत तेजी से बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पर जो डिफरेंस है वो कम हो गया है। तो यहाँ पर जो आपसे पूछ सकता है कि आर्सेनिक से लेकर बिस्मिथ तक जो रेडियस है वो, तो रेडियस में क्या चेंजेस है, बढ़ती है, घटती है। तो आपको यहाँ पर लिखना है कि वो कैसी हो रही है, स्मॉल इंक्रीज है। कैसा इंक्रीज है, आर्सेनिक टू, ये अब नोट बना के लिख लो, आर्सेनिक टू बिस्मिथ कैसा इंक्रीज है, स्मॉल इंक्रीज है। स्मॉल इंक्रीज क्यों है, क्योंकि यहाँ पर कौन कौन से ग्रुप आ रहे हैं, डी और एफ। तो डी और एफ कंप्लीटली फिल्ड होने के कारण क्या हो रहा है, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, और जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो रेडियस क्या होती है, कम होती है, ये हमने पढ़ा हुआ है। और साथ में क्या बढ़ रहा है, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है। तो शील्डिंग इफेक्ट के कारण रेडियस क्या होती है, बढ़ी होती है। तो दो इफेक्ट लग रहे हैं, एक रेडियस को कम कर रहा है, एक रेडियस को बढ़ा रहा है। तो स्मॉल इंक्रीज होगी, इसका मतलब यदि ये 50% है तो ये कितना है, ये है 60%, यानी 10% इंक्रीज हो रही है, स्मॉल इंक्रीज हो रही है। समझ में आ गया, क्योंकि डी और एफ जो है वो कंप्लीटली फिल्ड है। तो इसे आप बुक में अंडरलाइन कर लें, ड्यू टू कंप्लीटली डी एंड एफ फिल्ड, डी एंड एफ ऑर्बिटल्स। समझ में आ गया, ठीक। फिर यदि हम आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात देखें, ठीक है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी में क्या है, ऊपर से नीचे जाने पर आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, बढ़ेगी। अब आयनाइजेशन एंथैल्पी देखिए कैसे, कि साइज बड़ा हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो अट्रैक्शन फोर्स है वो कम है, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा। तो आइजर ऊपर से नीचे जाने पर आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, कम होती है। ये मैं आपको सिर्फ ऐसे बता रही हूँ। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो गई, ऊपर से नीचे जाने पर कम हो जाती है, ठीक है, क्लियर। लेकिन यदि आपसे पीरियड में पूछ लिया जाए कि 14, इससे पहले कौन सा पीरियड था, कार्बन था, कार्बन था ना, कार्बन नाइट्रोजन। तो यदि 14 ग्रुप में और 15 ग्रुप में बताइए किसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा है और क्यों, उसने एक क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया। तो 14 में कार्बन है तो उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखो 2s2 2p2, और इसमें है 2s2 2p3, ठीक है। तो अब क्या होगा कि इसमें इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा कि इसमें निकालना आसान होगा, तो इसकी कम होगी और इसकी ज्यादा होगी। तो 15 ग्रुप की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो कैसे होगी, ज्यादा होगी। अब ज्यादा क्यों होगी, क्योंकि ये कैसा है, हाफ फील्ड। तो हाफ फील्ड में न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। समझ में आ गया। तो ऐसे आपको छोटी छोटी लाइन में से कोई आप पढ़ते जाओ, कहीं कोई दिक्कत आती है पूछते जाओ। फिर ठीक इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की बात करें यदि हम, तो ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या हो रही है, कम हो रही है। मैंने आपको बताया था पीरियड में इधर से इधर जाने पर आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ये सब बढ़ती हैं, और रेडियस कम होती है, बस इधर से इधर जाने पर रेडियस कम होती है। और आप पीरियड का जो भी ट्रेंड याद करेंगे, जो ग्रुप है उसमें उसका जस्ट कैसा होगा, रिवर्स होगा। समझ में आ गया। तो आप अभी तो इतना पढ़ें, क्योंकि क्वेश्चंस तो इसमें बहुत सारे बन रहे हैं, छोटे छोटे। अब इसके लिए तो आपको बहुत सिंसियरली पढ़ना पड़ेगा, 11th की किताब भी निकालनी पड़ेगी। 11th की किताब नहीं भी निकालते तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करना पड़ेगा, लेकिन आपके सिर्फ बोर्ड के लेवल के आएंगे, जी लेवल के या नीट लेवल के नहीं आएंगे, ठीक है। थैंक यू।